स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो बच्चे, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2। यस बच्चे, पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसके बाद मैंने आपको बताया था एटॉमिक मॉडल दैट इज गिवन बाय थॉमसन। उसको हमने बोला था क्रिसमस पुडिंग मॉडल या फिर थॉमसन एटॉमिक मॉडल। उसके बाद बच्चे उसकी कुछ लिमिटेशंस पढ़ी थी एंड इसके बाद हमने पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बच्चे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हमने डिटेल में पढ़ लिया था, जिसमें हमने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पढ़ा था। उसके बाद हमने उसके रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स को भी पढ़ लिया था और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड ने ही दिया है एक न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो बच्चे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के बारे में एंड जो लेटेस्ट मॉडल है दैट इज गिवन बाय नील बोर, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो बच्चे, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज ये वाला जो चैप्टर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बच्चे, आप जितने भी वीडियोस देखते हैं उसके साथ नोट्स जरूर बना लीजिएगा। साथ ही साथ बच्चे, अगर आप अपने एग्जाम के लिए इन्हीं को लर्न करते हुए चलोगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। On the basis of its experiment, Rutherford put forward the nuclear model of the atom. बच्चे, on the basis of gold foil experiment, Rutherford ने कौन सा मॉडल ऑफ एटम दिया था? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम which had the following features. अब चलिए पढ़ते हैं what are the features of nuclear model of the atom. First is there is a positively charged center of the atom called nucleus. Nearly all the mass of the atom resides in the nucleus. बच्चे, फर्स्ट इसका जो फीचर है वो है कि जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है एटम का, उसका क्या नाम है? न्यूक्लियस। और जो मास ऑफ द एटम है उसमें से ज्यादातर मास किसका है? इस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर का ही मास होता है। सेकेंड इज द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड इन सर्कुलर पाथ्स। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। थर्ड फीचर इज जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है वो क्या होता है? वो छोटा होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। नाउ इसके बाद बच्चे, ये न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम जिसमें उसने बोला कि जो सेंटर ऑफ द एटम है उसको न्यूक्लियस बोला गया। न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। साथ ही साथ उसने ये भी बोला जो मास ऑफ द एटम है वो न्यूक्लियस की वजह से है। उसके बाद बोला गया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? वो अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स मूव करते हैं। उसके बाद बोला गया जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू द साइज। ये जो थ्योरी थी दैट इज न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। लिमिटेशन इज द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट और पाथ इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। अब अच्छा, यहाँ पर कहा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। अब आपको पता होगा कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करती है, दैट इज स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब वेलोसिटी है तो साथ साथ एक्सेलरेशन भी होगा। बच्चे, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन, और जब भी बॉडी एक्सेलरेशन में मूव करती है तो उसकी एनर्जी का लॉस होता है। तो अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जाए तो ऐसा होगा, वन टाइम क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, मतलब उनकी एनर्जी कम हो रही है, तो एट वन टाइम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? न्यूक्लियस के अंदर आ जाएंगे। और सारे के सारे अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर आ गए तो मतलब कोई भी स्टेट ऑफ मैटर तो एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो यही उसकी लिमिटेशन है, आप इसको नोट कर लीजिए। बच्चे, अब यहाँ पर हमने पढ़ लिया व्हाट इज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, साथ ही साथ हमने उसकी कुछ लिमिटेशंस भी पढ़ ली। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नील बोर्स एटॉमिक मॉडल। नील बोर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लिमिटेशन को ओवरकम किया था। स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने पढ़ लिया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी जिस वजह से उसे सही नहीं माना जा सकता। तो अब हम पढ़ेंगे नील बोर्स एटॉमिक मॉडल, या फिर जिसे बोर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। बच्चे, दिस मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही थी कुछ, और साथ ही साथ इसने लिमिटेशंस को ओवरकम भी किया था जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज दिस मॉडल वाज गिवन बाय नील बोर इन 1913। ये मॉडल किसने दिया था? नील बोर ने दिया था। इन विच ईयर? 1913 में। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल
इस मॉडल के अनुसार क्या होता है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एक एटम किससे बना होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से, ठीक है। द होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। बच्चे ये सेम बात रदरफोर्ड ने भी कही थी कि जो एटम है वो किससे कंसिस्ट होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से, और जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है वो उसके सेंटर में होता है, और जो मास ऑफ द एटम है वो किसकी वजह से है, वो उस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की वजह से ही है। उसके बाद नील बोर ने कहा द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स। अब देखो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या दिक्कत थी, वो कह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, बट उसने कुछ डिफाइन नहीं किया था अबाउट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो नील बोर है उसने स्पेसिफाई कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे एटम के अंदर एक स्पेसिफिक पाथ में या फिर एनर्जी लेवल्स में, विच आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स, ठीक है। ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल्स है इन सब में डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और वो एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। इन ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव डेफिनेट एनर्जी। उसके बाद the change in energy takes place when an electron jumps from one energy level to another energy level। अब देखो मैंने आपको जैसे दिखाया था स्टार्टिंग में कि एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है जो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस में होता है। उसके अलावा जो आउटसाइड है वहां पे क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स, या फिर अब हमें उसका नाम पता चल गया ऑर्बिट, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब ये जो एनर्जी लेवल है या जो इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट्स हैं, अब सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करना है, इससे ऊपर वाले में या फिर इससे ऊपर वाले ऑर्बिट में मूव करना है, तो उसे कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि देखो कुछ एनर्जी इस ऑर्बिट की होगी, कुछ एनर्जी इस उससे ऊपर वाले ऑर्बिट की होगी, कुछ और एनर्जी उससे ऊपर वाले ऑर्बिट की होगी। तो सबकी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो सपोज कीजिए अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करना है इस ऑर्बिट से इससे ऊपर वाले ऑर्बिट में, तो वो क्या करेगा, वो कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा ताकि वो इस लेवल से या फिर इस शेल से या फिर इस ऑर्बिट से जंप कर पाए हायर ऑर्बिट में। तो बच्चे ये पोस्टुलेट थे नील बोर्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, तो आप इसको नोट कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, तो आप इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने नील बोर्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे उन एनर्जी लेवल्स की जिसके बारे में नील बोर ने बताया था। दीज आर कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स और शेल्स, या फिर इन्हें ऑर्बिट भी कहा जाता है। अब आप देख सकते हो बच्चे, सेंटर ऑफ द एटम में क्या था, हमारा न्यूक्लियस। तो ये मैंने क्या ड्रॉ किया, दिस इज द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या थी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और उसके आउटसाइड क्या थी, डिफरेंट शेल्स या फिर डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे ये जो शेल्स हैं उनको नेम दिया गया है, साथ साथ उनको नंबरिंग भी की गई है। तो फर्स्ट इज, जो फर्स्ट शेल है आउटसाइड द न्यूक्लियस, उसको बोला जाता है के शेल, और उसका नंबर होता है 1, दैट इज n इज इक्वल टू 1। अब जैसे जैसे हम बाहर मूव करेंगे उसके बाद सेकेंड शेल जो होता है उसका नंबर होता है 2, और उसका नेम होता है एल शेल, जैसे KLMN, बच्चे ऐसे नेम दिए गए हैं, ठीक है, KL। फिर उसके बाद आता है हमारा n इज इक्वल टू 3, थर्ड शेल, तो उसका नेम है M शेल, और उसके बाद फोर्थ शेल दैट इज N शेल, ठीक है। ऐसे ही बच्चे जैसे एटम बढ़ता जाता है, एटम का साइज बढ़ता जाता है, ये नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। तो जैसे ही जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, शेल्स का नंबर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे कुछ लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं बच्चे। व्हाइल रिवॉल्विंग इन एनर्जी शेल्स और ऑर्बिट्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। अब ध्यान से समझिए बच्चे, जो पिछली एटॉमिक थ्योरी थी, ठीक है, रदरफोर्ड की, उसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि रदरफोर्ड ने कुछ क्लियर नहीं किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है जो इस शेल्स में मूव करते हैं कि वो एनर्जी रेडिएट करते हैं या नहीं, ना उसकी वेलोसिटी के बारे में कुछ स्पेसिफाई किया था। लेकिन अगर बोर्स एटॉमिक थ्योरी की बात करूं तो बोर ने बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि जो एनर्जी शेल्स है या फिर जो एनर्जी लेवल्स है या जो ऑर्बिट्स हैं, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी। उनके पास एक फिक्स्ड एनर्जी होता है जिसमें वो रिवॉल्व करते हैं, वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते, जिस वजह से हमारा जो एटम है वो स्टेबल होता है। These orbits और shells are called energy levels। इन्हीं ऑर्बिट और शेल्स को क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल्स।
These orbits are denoted by letter K, L, M, N और n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। बच्चे ये जो शेल्स है या जो ऑर्बिट है, इधर आप इनको अल्फाबेटिकली डिनोट कर सकते हो, के शेल, एल शेल, एम शेल, या फिर आप उन्हें नंबर दे सकते हो 1, 2, 3, 4। नंबरिंग देखो कहां से स्टार्ट हो रही है, आउटसाइड द न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस के बाहर वाली शेल को मैंने नंबर 1 दिया है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं वैसे नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। तो बच्चे यहाँ पर हमारी बोर्स एटॉमिक थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पेंडिंग हैं, जैसे कि वैलेंसी, आइसोटोप्स, आइसोबार, जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन अभी तक इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे, दैट इज नील बोर्स एटॉमिक थ्योरी। तो होप सो आपको नील बोर एटॉमिक थ्योरी अच्छे से समझ आ गई होगी और क्या इसकी एप्लीकेशन है, क्यों इसको लाया गया, कैसे इसने लिमिटेशंस को ओवरकम किया रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी की। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बच्चे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड बच्चे जैसे ही मैं आपको करा रही हूँ वैसे नोट्स बनाते हुए चलिए, तो आई गारंटी यू आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम वीडियो वाइज सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से वीडियो देखोगे एंड नोट्स बनाते चलोगे तो आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।